दोस्तों, अंतरिक्ष टीवी की शुरुआत से लेकर आज तक हम लोगों ने आपको टाइम ट्रैवल और पार्टिकल्स के ऊपर सैकड़ों वीडियोस बना कर दिए हैं और उन वीडियोस के थ्रू आपको एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज केसेस से परिचित करवाया है। लेकिन जब भी हम लोग टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके सामने पेश करते हैं और उसमें इस लाइन का जिक्र करते हैं कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड को अचीव कर पाना असंभव होता है, तो आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में यह कमेंट करते हैं कि टैक्योन पार्टिकल्स तो लाइट से भी ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो आखिर हम लोग लाइट स्पीड को क्रॉस करने की बात को इम्पॉसिबल कैसे मान सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि अगर आप भी इसी जद्दोजहद में दुनिया के कई सारे लोगों की तरह कंफ्यूज रहते हैं कि टैक्योन पार्टिकल्स के हिसाब से टाइम ट्रैवल के सारे वीडियोस गलत हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको टैक्योन पार्टिकल से संबंधित सारी डिटेल्स को डीपली बताने वाले हैं और इसी टैक्योन पार्टिकल से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं लाइट से भी ज्यादा तेज चलने वाले टैक्योन पार्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक टैक्योन होता क्या है। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम लोग ये कहेंगे ए टैक्योन इज ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो इवेंचुअली प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकते हो। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टैक्योन्स को एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल का नाम दिया गया है और यह हाइपोथेटिकल शब्द ही इसके अस्तित्व को संदेह में डाल देता है। अब जैसे ही ऐसे किसी भी पार्टिकल के अस्तित्व की संभावना दुनिया के सामने जताई गई, तो फिजिक्स को डीपली स्टडी करने वाले लोगों ने तुरंत यही कहा कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पर यकीन मानिए कि इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास इतना अमेजिंग रहा है कि पल भर में लोगों ने इस विषय को लेकर अपनी राय बदल दी है। दरअसल साल 1904 में आर्नोल्ड समरफेल्ड नाम के एक मशहूर जर्मन फिजिसिस्ट ने पहली बार 2 साल तक पार्टिकल्स को स्टडी करने के बाद यह आशंका जताई थी कि हो ना हो ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे जो लाइट से भी ज़्यादा की गति से ट्रैवल करते होंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी सन 1905 में दुनिया के सामने पेश की गई थी, जिसका मतलब कि इस दौर में अभी किसी को भी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की कोई जानकारी नहीं थी। आर्नोल्ड ने अपनी इन पार्टिकल्स को सही ठहराने के लिए कई मैथमेटिकल इक्वेशंस भी दुनिया को दी थी और प्रूफ के साथ उन्होंने इन पार्टिकल्स को मेटा पार्टिकल्स का नाम दिया था और इसी से फिजिक्स के जगत में एक नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। वैसे तो ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड में इतना योगदान दिया है कि इनकी थियरीज गिनते गिनते आपका सर चकरा जाएगा, पर फिर भी जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दुनिया के सामने आई तो लोगों को एज कंपेयर टू मेटा पार्टिकल्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के थॉट्स ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगे, जिस कारण लोगों ने मेटा पार्टिकल्स को इतना तवज्जो नहीं दिया और कुछ सालों के लिए यह थियरी भी कहीं गुमनाम हो गई। पर इतना बड़ा टॉपिक आखिर कितने सालों तक दब सकता था, और इसीलिए साल 1967 में गेराल्ड फाइनबर्ग ने अपने मशहूर पेपर पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स में एक बार फिर से प्रकाश से भी ज़्यादा की गति से ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स की संभावना जताई और उनके उसी पेपर में सबसे पहली बार इन पार्टिकल्स को नाम मिला टैक्योन्स का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताऊंगा। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर और यूरो वगैरह पे भी। यहाँ आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेडअप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। जैसे कि आप 400 रुपए का डिपॉजिट कीजिए और 800 रुपए पाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे कि आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिंदो मिस्ट, हार यू।
टैक्योन्स की खोज करते वक्त उस पेपर में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पूरी रिसर्च के दौरान आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत गहराई से पढ़ा है और उनका ये रिसर्च पेपर किसी भी एंगल से स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं कर रहा था। बट उनके रिसर्च पेपर में रिलेटिविटी के वायलेशन को देखते हुए उनके इस स्टेटमेंट के प्रति सारे फिजिसिस्ट यही बोले कि अच्छा हमको सिखा रिया है। क्योंकि बात तो यहाँ पर फिर से यही आ जाती है कि स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार तो कोई चीज लाइट से ज्यादा की गति से ट्रेवल कर ही नहीं सकती, तो आखिर एक टैक्योन का एग्जिस्टेंस थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अप्रूवल में कैसे मुमकिन हो सकता है। अब अपने इसी स्टेटमेंट के कारण गेराल्ड फाइनबर्ग अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए और वो सवालों के बीच इतना घिर गए कि उनको इस खोज का क्रेडिट तो मिल गया पर वो कभी भी इसके रियल लाइफ एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाए। पर चाहे बात ब्रिटेन को खजाना देने की हो या डूबते को सहारा देने की, हम भारतीयों की तो आदत ही होती है मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करने की। और बस सवालों से घिरे इन्हीं गेराल्ड फाइनबर्ग की मदद के लिए किसी मसीहा की तरह प्रकट हुए दक्षिण भारत में पैदा हुए मशहूर भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज सुदर्शन। जब फिजिक्स की फील्ड में चल रही ये जंग जॉर्ज सुदर्शन की नजरों में आई तो वो गेराल्ड फाइनबर्ग की सोच और उनके पेपर से बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने बाद में उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। दुनिया को बिना बताए पूरी तरह अंडर कवर रहकर उन्होंने अपनी पर्सनल रिसर्च इस टैक्योन पार्टिकल के ऊपर शुरू की और लगातार दिन रात जुटे रहे कि आखिर वो किस तरह से इसके एग्जिस्टेंस को सच में प्रूव कर सकते हैं। और पूरी दुनिया उस दिन हैरान रह गई जब अंततः जॉर्ज सुदर्शन ने सच में आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत प्रूव करते हुए टैक्योन के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली सच साबित किया। पूरा फिजिक्स जगत तो जैसे मान लो हैरान रह गया कि आखिर भारत जैसे देश का यह नागरिक आइंस्टाइन को कैसे गलत प्रूव कर सकता था। और उस दिन से टैक्योन के चर्चे एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए। पर अफसोस जॉर्ज सुदर्शन इस टॉपिक पर पड़ रही हाईलाइट को उतना ज्यादा नहीं ले पाए और इस मौके पर चौका मारा टैक्योन के असली खोजकर्ता गेराल्ड फाइनबर्ग ने। दुनिया भर में उनको लेकर अलग अलग इंटरव्यूज लिए गए और उसके बाद उन्हें टैक्योन के कॉन्सेप्ट के लिए काफी प्रशंसा भी मिली। पर लाइमलाइट के इस खेल के चक्कर में जॉर्ज सुदर्शन का आइंस्टाइन को गलत प्रूफ कर पाना उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, जिस कारण इन्हें उतनी फेम नहीं मिल पाई। हालांकि गुमनाम होने के बावजूद 8 बार इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया जा चुका है, पर इन्हें अपने जीवन काल में कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। और अफसोस अंत में साल 2018 में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी और इतने महान वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर बड़े शर्म की बात है कि जब कोई विदेशी वैज्ञानिक छोटा सा भी काम कर देता है तो हम लोग उसकी बड़ी बढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एक भारतीय ने आइंस्टाइन को गलत प्रूव किया तो हमारी ही जनता उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर हमें अपने देश का विकास चाहिए तो हमें अपने भारतीय आविष्कारों को भी सम्मान देना सीखना होगा, वरना बाकी देश आगे चले जाएंगे और हमारा भारत पीछे रह जाएगा। लेकिन चलिए पेपर की जंग से बाहर निकलते हैं और वापस से अपने असली टॉपिक पर आते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड को अचीव करने की कोशिश करता है तो उसका मास नियर टू इन्फिनिटी हो जाती है और उसको एक्सेलरेट करने के लिए नियर इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होती है। पर अगर हम लोग यहाँ पर टैक्योन जैसे एंटी मास पार्टिकल की परिकल्पना करें तो मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली भी एनर्जी का एक छोटा सा डोज भी ऐसे किसी पार्टिकल को सी यानी कि लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम तक एक्सेलरेट कर सकता है। और बस ऐसा ही एक एंटी मास पार्टिकल होता है टैक्योन और इसी से सभी परिकल्पनाओं को जन्म मिला है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ऐसा कोई भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब ना तो मैं दे सकता हूं और ना ही दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, क्योंकि जैसा हम हमेशा से कहते चले आए हैं ब्रह्मांड हम इंसानों को हैरान करने का और गलत साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, जिस वजह से ऐसे किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के चांसेस 50-50% में बढ़ जाते हैं और कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया कि जॉर्ज सुदर्शन के मैथमेटिकल इक्वेशंस इसे काफी हद तक सच का रूप देते हैं, पर क्या पता जो चीज हमें आज सच लग रही है वो कल को सबसे बड़ा झूठ निकले। और इसीलिए सब इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं।
हालांकि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो टैक्योन पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे और उसके दो रीजंस है। पहला तो ये कि हमने ब्रह्मांड को अभी एक बूंद के बराबर भी नहीं एक्सप्लोर किया है और इतने कम हिस्से में ही हम इतना ज्यादा हैरान हो चुके हैं, तो बाकी बचे ब्रह्मांड में अगर ऐसा कोई पार्टिकल मिल भी जाता है तो कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं होगी। और दूसरी बात यह भी है कि दुनिया भर के कई फेमस फिजिसिस्ट ने अपने पेपर में इसके एग्जिस्टेंस को साफ साफ प्रूव किया है, जिसके कारण इसके अस्तित्व को लेकर और ज्यादा विश्वास होने लगता है। लेकिन सबसे फेमस डाउट लोगों के दिमाग में इतना सब कुछ जानने के बाद यही आता है कि अगर ये वास्तविकता में मौजूद हुए भी तो क्या हम इंसान कभी इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वैज्ञानिक इसे डिटेक्ट करने के लिए भी एक ट्रस्टवर्दी तरीका प्रपोज करते हैं। उनके हिसाब से इमेज के रूप में तो टैक्योन्स को कैद कर पाना असंभव होगा, क्योंकि जो चीज लाइट से भी ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर रही हो तो उसके लिए तो ऐसा कोई भी कैमरा नहीं बना है जो एज एन ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट कर सके। हाँ, पर अगर इसी की जगह हम लोग किसी हाईली सेंसिटिव सेंसर का इस्तेमाल करें तो उस केस में डिटेक्शन का यह मामला हमारे पक्ष में आ सकता है। अब इस सेंसिंग एबिलिटी में भी एक ट्विस्ट है जिसको समझने के लिए आपको साइंस का थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट्स में यह नोटिस किया है कि जब भी किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके नियरली लाइट की स्पीड तक या फिर उसी के समतुल्य एक्सेलरेट किया जाता है तो उन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल से एक तरह की रेडिएशन निकलती है जिसे शेरेनकोव रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह अगर हम लोग स्पेस में किसी ऐसे सोर्स को प्लांट कर ले जो स्पेसिफिकली हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सके तो हम लोग इनके मीडियम से शेरेनकोव रेडिएशन को टैक्योन्स के साथ समहाउ सेंसिबली बना सकते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ही टैक्योन्स भी इस शेरेनकोव रेडिएशन के आसपास के वातावरण में फैलाएंगे और जब यही रेडिएशन हमारे सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे तो वह एक बीपिंग अलार्म बजा देंगे और इसी सेटअप से फाइनली हम लोग ऐसा डिटेक्टर बना पाएंगे जो सक्सेसफुली टैक्योन्स को ना सिर्फ डिटेक्ट कर पाएगा बल्कि साइरेंस के थ्रू हमें उनके बारे में आगाह भी कर पाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, टैक्योन्स असल दुनिया में होते होंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।